हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एसकेएम स्टडी। आज आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक जीवनदायिनी के रूप में है, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए यूपी बोर्ड 2027 की प्रिपरेशन यहाँ से होने वाली है। और ये अगर चैनल आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके रखते हैं तो 2027 की प्रिपरेशन आपकी बेहतरीन होने वाली है और आप इतना बेहतरीन अंक प्राप्त करने वाले हैं जिससे आप अपना लाइफ सिक्योर कर पाएंगे। तो मैं आपको आज इंटरमीडिएट मॉडल पेपर 2027 के लिए इंग्लिश का ये मॉडल पेपर दे रहा हूं और निश्चित तौर पे आप मानिए यहां से आपको खूब बहु क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो पेपर का कोड है वो 316 DW है। मैक्सिमम मार्क जो हो वो है 100 है, क्योंकि आप ये ध्यान में रखें कि ये इंटरमीडिएट का पेपर है और इंटरमीडिएट का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। टाइम आपको अच्छी तरह मालूम है, 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर को रीडिंग भी करना है, साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव तरीके से कॉपी में लिखना भी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज के इस सेशन में। और आज का ये जो सेशन होने वाला है वो बड़ा ही बिंदास होने वाला है। यदि आप सेशन में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपको यहाँ से बहुत सारी बेनिफिशियल जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? पहला, द फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो पहला 15 मिनट होगा उसमें आप केवल क्वेश्चन पेपर की रीडिंग करेंगे और सारी चीज को अच्छे तरह से समझेंगे कि पेपर में इंस्ट्रक्शन जो मिल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग आप हैं कि नहीं है। सेकंड, आपका जो इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सब अनिवार्य है। सारे क्वेश्चन अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन आपको ड्रॉप नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के सामने आपके कितने नंबर के सारे क्वेश्चन है सब कुछ दिया गया रहेगा पेपर में। सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। आपको मालूम है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला रीडिंग सेक्शन, दूसरा राइटिंग सेक्शन एंड थर्ड वन ग्रामर, और जो चौथा आपका सेक्शन होगा वो होगा लिटरेचर का। ये 4 सेक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और चारों सेक्शन में जो पहला सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन में क्या आएगा इसको अब हम आपको बताते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है और इसमें आपको ध्यान देना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये पैसेज मिल रहा है, पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पैसेज यदि ध्यान से पढ़ते हैं और उसके नीचे दिए गए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आप ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन होगा ये कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको ड्रॉप नहीं करना है। ये 15 क्वेश्चन आपको हूबहू यहां से मिलने वाले हैं पैसेज। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर में ये जो पैसेज है एक इंपॉर्टेंट पैसेज है और इस पैसेज में क्या है आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़कर ये जानेंगे कि पैसेज हमको दे क्या रहा है। अ मैन हु possesses अ स्ट्रॉन्ग विल, विल का मतलब होता है इच्छा। ध्यान रखेंगे विल एक मॉडल ऑक्सिलरी भी है, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल दिमाग में ये नहीं रखेंगे कि ये ऑक्सिलरी है। विल का मतलब इच्छा। अ मैन हु possesses a strong will, एक ऐसा व्यक्ति जो जिस मजबूत इच्छा जो जिसके पास होती है, एंड फर्म डिटर्मिनेशन, और एक दृढ़ निश्चय जिसके पास होता है, फाइंड्स ऑल डिफिकल्टी सॉल्व, वो
सारी डिफिकल्टी, सारी परेशानियों को वो सॉल्व कर लेता है। To him, there are number of ways open the steer clear of all dangers and difficulties. उसके लिए जितने भी तरीके होते हैं और जो भी उसके अंदर डिफिकल्टीज होती है, खतरे होते हैं, वो बहुत सारे तरीके से वो उसके खुलते हैं। सच अ मैन गोज ऑन वर्किंग हार्ड, ऐसे व्यक्ति गोज ऑन जारी रखते हैं, वर्किंग हार्ड कठिन मेहनत, एंड इवन इफ ही फेल्स, यदि वह असफल होता है, ही इज नेवर डाउन कास्ट, तो वो कभी भी उससे वो घबराता नहीं है। फेल्योर मेक्स हिम, ऐसे व्यक्ति को असफलता जो होती है, ऑल द मोर डिटरमिन्ड, उसे और अच्छे से दृढ़ निश्चयी बनाता है। एंड ही परसिस्ट इन हिज टॉस्क, वह अपने कार्य में लगा होता है, टिल तब तक कि अटेन्स द डिजायर्ड सक्सेस, जब तक वह जो इच्छित उसकी सफलता है वो जब तक प्राप्त नहीं कर पाता, वो तब तक वह कार्य में लगा रहता है। फिर आगे क्या कह रहा है, देयरफॉर, इसलिए द मैन हु वर्क्स हार्ड, द मैन हु वर्क्स हार्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो कठिन मेहनत करता है, विथ स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, अपने मजबूत इरादे से एक साथ, एंड एन अनसेकेंड विल, और वो जब उस जो इच्छा उसकी है वो डगमगाती जब नहीं है, अचीव सक्सेस, तो वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। एंड मेक्स हिम फॉर्चून, और उसे वो आदमी अपने आप को भाग्यशाली बनाता है। इट इज अ फॉली, एक मजाक के तौर पे, टू सपोज दैट, मानो कि वेल्थ, फेम, पावर, धन, प्रसिद्धि और शक्ति, आर अचीव्ड बाय लक, ये सारी चीज भाग्य से प्राप्त होती हैं। आर डेस्टिनी, ध्यान रखेंगे, डेस्टिनी और लक ये दोनों सिनोनिम है, और इंटरमीडिएट में सिनोनिम पूछा भी जाता है, तो इसलिए आप सभी लोग वोकैब पर ज्यादा फोकस करेंगे। अ मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्चून बाय शेयर डेंट ऑफ परसिवरेंस, तो वो ऐसा व्यक्ति कैन बी द बिल्डर, वो बना सकता है हिज ओन फॉर्चून, अपने भाग्य को, बाय शेयर डेंट ऑफ परसिवरेंस, जो लगातार वो दृढ़ निश्चय के साथ में अपने कार्य में लगा रहता है, तो अपने फॉर्चून को बना सकता है, अपने भाग्य को बना सकता है। इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग विल, और वो अपने इच्छा के और मजबूत और कठिन बना सकता है। द मैन हु इज लेजी, और ऐसे व्यक्ति जो आलसी हैं, स्लगिश, आलसी हैं, एंड रिफ्रेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज, और अपने कर्तव्यों के से दूर हटते रहते हैं। इनवाइट्स, वो निमंत्रित करते हैं, ट्रबुल, परेशानी, एंड सफरिंग, कष्ट, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में वो परेशानी और कष्ट बुलाते रहते हैं, निमंत्रित करते रहते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा मैंने पैसेज को थोड़ा सा हिंदी में बताने का प्रयास किया, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है और यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा हिंदी मालूम हो जाती है, तो उनको पेपर को अच्छे तरह से एनालिसिस करने में आनंद आता है। अब ये तो आपका पैसेज है, और पैसेज को कैसे डील करेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं, वो आइए हम लोग देखते हैं, और आज इस पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी को एक बार परखते हैं कि कैसे हम लोग 2027 में पेपर को कैसे कॉपी में भी लिखेंगे, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहां आपको कैसे आंसर लिखना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस गद्यांश के अनुसार, अ स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन, जो मजबूत इरादे और दृढ़ निश्चय जो होता है, आर नेसेसरी, वो बहुत ही आवश्यक है, किस लिए भैया, टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे
और उसके बाद उसके आंसर को इस तरीके से लिखेंगे तो पूरा पूरा ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये 3 नंबर का बनता है और पूरा का पूरा आपको नंबर प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डू फेल्योर्स हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस? जो डिजायर्ड सक्सेस है, जो इच्छित सफलता है, वो कैसे सहायता करता है असफलता को प्राप्त करने में? तो यहां जो इसका जो आंसर आप कैसे लिखेंगे? द पैसेज सेज दैट, इस पैसेज में क्या कहा है? फेल्योर्स मेक अ मैन ऑल द मोर डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चयी बनाता है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट फेल्योर्स कैन हेल्प अ पर्सन टू लर्न एंड ग्रो एंड टू बिकम मोर डिटरमिन्ड टू सक्सीड। तो आप बड़े ही तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर को अकॉर्डिंग टू पैसेज, क्योंकि पैसेज को हम लोग हिंदी में डील कर चुके हैं और इतना हिंदी में फिर से आंसर को भी डिटेल करना थोड़ा सा दिक्कत यह है कि आपको अंग्रेजी के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो हम सीधे आंसर को इसलिए बता रहे हैं कि कैसे आपको लिखना है। हमको लगता है कि यहां तक आपको बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो सी वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्चून? बिल्डर कौन है, बनाने वाला कौन है? हु इज मेकर? तो इसका आंसर क्या होगा? द पैसेज सेज दैट, ये पैसेज क्या कहता है? अ मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्चून। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सक्सेस और फेल्योर। आदमी स्वयं का निर्माता होता है कि वो सफल है या असफल है, ये स्वयं वो रिस्पॉन्सिबल है। What kind of people invite miseries in their life? मिजरीज का मतलब होता है परेशानी, कष्ट। तो आंसर इसका कैसे आप लिखेंगे? द पैसेज, यहां ही नहीं है, द पैसेज, द पैसेज एक्सप्रेसेज व्यक्त करता है दैट की द मैन हु इज लेजी, जो आदमी लेजी है, स्लगिश है, एंड रिफ्रेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज इनवाइट्स ट्रबल, वो परेशानी को बुलाता है, एंड सफरिंग इन हिज लाइफ। तो हमको लगता है अगर इस तरह से आप पैसेज को अच्छे से रीड करके इस तरह से आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पे ये पूरा का पूरा आपको फंसने वाला है, तो आप एक भी लाइन स्किप नहीं कर सकते। फिर अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। आपको एक ऐसी चीज प्राप्त करनी है जिसका मतलब नीचे दिया गया है। एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द पैसेज। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपने वहां देखा होगा, ये पैसेज में आप देखिए, यहां जगह पैसेज में ये स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, तो ये जो अंडरलाइंड है पैसेज में, इसका मतलब पूरा क्लियर करना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में अंडरलाइन चीज कहां है। तो आइए अब देखते हैं, एक्सप्लेन द अंडरलाइन। आपने पैसेज देख ही लिया, तो इसका जो आंसर है, स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, ये आपका अंडरलाइंड सेंटेंस था, जिसका क्या मतलब होता है? अवॉइडिंग डेंजर एंड डिफिकल्टी is a natural instinct, but it is not always possible। तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है, ये चीज जो अंडरलाइन वर्ड है उसका ये मतलब हो रहा है स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज का क्या मतलब है? अवॉइडिंग डेंजर एंड डिफिकल्टी इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट
इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो अब एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, आप आराम से कमेंट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, जो पांचवा क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का होता है, तो उसमें 3 होते हैं। तो उसमें दूसरा जो है, राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, सक्सेस का अपोजिट लिखना है। तो ध्यान रखेंगे, द अपोजिट ऑफ सक्सेस इज फेल्योर। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और फेल्योर का मतलब क्या होता है, असफलता। पूरी तरह से एक एक चीज पर आप ध्यान रखेंगे। वकैब, मैं फिर बता रहा हूं कि वकैब इज द मेन पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखेंगे, वर्ड प्लस TION, किसी भी वर्ड में अगर TION लगा है तो आप ध्यान रखेंगे वो हो जाता है नाउन, और इस नाउन का बनाना है एडजेक्टिव। तो यहां पर जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा रिजोल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा, रिजोल्यूट। रिजोल्यूशन का जो एडजेक्टिव होता है वो क्या हो जाएगा, रिजोल्यूट। पूरी तरह से क्लियर हो गया। फिर भी आपको दिक्कत है, कमेंट में तुरंत क्वेश्चन करेंगे, और आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। अब यहां से राइटिंग सेक्शन, जो सेक्शन बी है, राइटिंग सेक्शन, सेक्शन बी है, हमने आपको पहले ही बता रखा है। टोटल 4 सेक्शन है। इन चारों सेक्शन के अंतर्गत में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब भी ऐसे ही जैसा होता है, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। आर्टिकल लिखना है, और आर्टिकल क्या है, डीमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सोल्यूशन। ये 3 आपको टॉपिक दिए गए हैं। इन 3 टॉपिक में आपको किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। यहां जो मैं आपको आर्टिकल दे रहा हूं वो है डीमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम। कैसे लिखेंगे, आप पूरी तरह से पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि जिससे कि आपको फिर से तैयारी करने में आराम रहे। तो डाउरी सिस्टम क्या है, दहेज प्रथा इन आवर कंट्री इज एन एंशियंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री टू शो लव, केयर एंड सपोर्ट टू न्यूली वेडेड कपल। विश, इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस में आर्टिकल लिखने का प्रयास करेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू द ग्रूम्स फैमिली फ्रॉम द ब्राइड्स। द एंटायर सिस्टम हैज लॉस्ट इट्स ट्रू इंटेंशन and had just become a social problem and a curse to the society. Nowadays, the dowry system is becoming like a business for some castes. The dowry system is becoming a burden for the bride's family. Many times, if demand is not fulfilled for the boy's side, then the marriage is cancelled. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जब भी जो डिमांड नहीं पूरी होती है, तो लड़कों की तरफ से, तो मैरिज कैंसिल हो जाती है। एट द लास्ट मोमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश
ब्रिटिश राज आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द डाउरी सिस्टम was made mandatory, leading to immense pressure on the bride's family financially। अगर यहां तक क्लियर है तो यह ध्यान में रखें कि आगे भी क्लियर रहेगा। डाउरी वायलेंस हैज बिकम अ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? फीचर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड टिल वायलेंस एज अ मेथड टू एक्सट्रैक्ट मनी एंड कॉस्टली या वैल्यूएबल गिफ्ट्स एंड होम गैजेट्स। क्लियर? This system leads to women being dependent on their husbands or in-laws after their marriage। तो आपको इसी तरीके से 150 यह मान के चलते हैं कि अगर एक सेंटेंस में आप 6 से 7 वर्ड का यूज कर रहे हैं तो आपको कुल मिला के 15 से 18 सेंटेंस की रचना करना है, लिखना है। और यहां अगर आप इतना मेंटेन कर पाते हैं, छोटी छोटी चीजों को आप मेंशन कर पाते हैं, तो बेहतरीन आर्टिकल तैयार हो जाता है। साथ ही साथ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर सेक्शन बी में ही जो अगला जो क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर utter dissatisfaction and grief against unfair practices in competitive examination। तो आपको यहाँ पे एक एडिटर को लेटर लिखना है। किस एडिटर को? नेशनल डेली एडिटर को। और किस लिए लिखना है? एक्सप्रेसिंग योर अटर डिससेटिस्फेक्शन, अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने के लिए, एंड ग्रीफ, दुख व्यक्त करने के लिए, अगेंस्ट किसके खिलाफ? अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं कि एग्जाम में चीजें हो जाती हैं, चीटिंग्स या अन्य तरीके की जो भी चीटिंग है, उसके खिलाफ आपको नेशनल डेली के एडिटर को लेटर लिखना है। कैसे इसको लिखेंगे? आइए देखते हैं। इसी में और करके क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, किस लिए? अपने सिस्टर्स की मैरिज में। तो सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं, लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। कैसे लेटर लिखेंगे? यहां जगह पूरी तरह से आपको स्पष्ट करके दिया गया है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। डियर फ्रेंड स्ट्रीम, सब्जेक्ट आपका क्या है? फ्रेंड इनवाइटिंग हिम। यहां ध्यान रखेंगे, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर मैरिज, केवल आपको सब्जेक्ट में ये देना है। फिर लिखना है, डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अच्छा कर रहे हो। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू, मैं आपको ये इनवाइट करने के लिए लिख रहा हूं, टू अ वेरी स्पेशल इवेंट। ये आपका स्पेशल इवेंट है और स्पेशल इवेंट के लिए आप अपने मित्र को लिख रहे हैं। माई सिस्टर्स वेडिंग, मेरी बहन की जो शादी है। इट विल बी अ जॉयस ओकेजन, ये बड़ा ही हंसी खुशी का अवसर है। एंड इट वुडंट बी कंप्लीट विदाउट यू देयर, और यदि आप यहां पे नहीं होते हैं तो आपके बिना ये पूरे नहीं होगा। द वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन, अब ये वेडिंग डेट आप दे सकते हैं कोई भी अप्रोक्सीमेट। जो वेडिंग है वो टेक प्लेस, घटित होगी या होगी, एट वेन्यू नेम,
कहाँ हो रही है उसका भी वेन्यू नेम आप दे सकते हैं और उसका एड्रेस भी आप दे सकते हैं। द सेरेमनी विल स्टार्ट एट टाइम, उस टाइम को आप मेंशन कर दीजिए, शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जो भी टाइम है उसको आप मेंशन कर दीजिए। द सेरेमनी, समारोह, विल स्टार्ट फॉलोड बाई अ रिसेप्शन, और उसके साथ में जो स्वागत होगा वो आप दे सकते हैं। आई वुड लव फॉर यू टू ज्वाइन अस एंड सेलिब्रेट दिस हैप्पी मोमेंट विथ माई फैमिली, और मेरे फैमिली के साथ आप ये ज्वाइनिंग आप करिए और इस हैप्पी मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन मेक इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो ध्यान रखेंगे कि लुक फॉरवर्ड टू, ये ध्यान रखेंगे, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है और ये फ्रेज हमेशा वी का फोर लेता है, अर्थात जीरंड लेता है। वी का फोर का मतलब आप ध्यान रखेंगे, वी का फोर वर्ब भी होता है, वी का फोर एडजेक्टिव भी होता है, वी का फोर जीरंड का भी काम करता है। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद एक जीरंड आता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बेस्ट रिगार्ड्स, और ध्यान रखेंगे योर नेम यहाँ लिखा जरूर है, लेकिन आप अपने इंटरमीडिएट की कॉपी में वहां जगह साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, डू नॉट राइट योर नेम, तो यहाँ जगह एक्स वाई जेड आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल और लेटर दोनों आपको समझाया गया है। निश्चित तौर पे ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, और फिर भी मैंने पूरी कोशिश किया है एक एक चीज आपको बताने के। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 to 10, मतलब 5 क्वेश्चन है 10 नंबर के। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन इज कार्ड, ध्यान रखेंगे 1 पर्सन की बात हो रही है, एक पर्सन, तो डेमोक्रेसी होता है या अनार्की होता है या ऑटोक्रेसी होता है या प्लूटोक्रेसी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आने वाले दिनों में वोकैब का सेशन मैं आपको स्पेशल दूंगा, और ये जो क्वेश्चन है वो क्रेसी वर्ड है। क्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है राजतंत्र। अब क्रेसी रूट वर्ड का ये आपका वोकैब है। यहां डेमो, डेमो का मतलब होता है पब्लिक, जो पब्लिक की सत्ता होती है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। अनार्की, अनार्की का मतलब होता है अराजक तंत्र, एक ऐसी सत्ता जहां अराजकता होती है उसे अनार्की कहते हैं। ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, जो जहां पे सेल्फ सत्ता हो, जहां एक व्यक्ति की सत्ता होती है उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, धनिक तंत्र अर्थात जो रिच पर्संस होते हैं, जो उनकी सत्ता होती है उसे हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। पूरे चारों वर्ड्स तो ध्यान रखेंगे, चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में मैंने ऑटोक्रेसी को बनाया है, हो सकता है अगर आपका जो क्वेश्चन बने वो गवर्नमेंट बाय पब्लिक हो जाए, पीपुल हो जाए, पब्लिक और पीपुल। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे, चारों के चारों वर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, सेट ऑफ मीन्स ध्यान रखेंगे, आपको फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट करना है। तो यहां पे सेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, टू हेट अ प्लेस, टू स्टार्ट टू गो, या टू बी फोर्स टू गो। तो आप ध्यान रखेंगे सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट टू गो, जब हम किसी यात्रा को तुरंत शुरू करना होता है तो वी वांट टू सेट ऑफ, तो हम यात्रा को तैयार करने के लिए, तुरंत स्टार्ट करने के लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ बेन। बेन का सिनोनिम बताना है। तो बेन का मतलब क्या होता है, उसका सिनोनिम क्या होगा? बून होगा, कर्स होगा, ब्लेसिंग होगा या रिवार्ड होगा। तो बेन का मतलब होता है अभिशाप। क्या मतलब होता है? अभिशाप। और अभिशाप, अगर बेन का मतलब अभिशाप है तो कर्स का भी मतलब होता है अभिशाप। तो आपका जो सिनोनिम होगा बेन का, वो क्या हो जाएगा? कर्स हो जाएगा। पूरी तरह से एक एक वर्ड। बून का मतलब होता है वरदान। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। रिवार्ड का मतलब इनाम। तो आपके चारों वर्ड ये भी आपको मिल रहे हैं, और चारों वर्ड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बून आ जाए, ब्लेसिंग आ जाए, रिवार्ड आ जाए। यहां मैंने आपको बेन दिया है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 days। विच वर्ड इज एन एरर इन द सेंटेंस? एरर बतानी है। ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 days। तो ईयर्स में हैज में है, थ्री में है या सिंस में है? तो यहां जो एरर है वो तो सिंस में है, लेकिन कैसे? आपको ध्यान रखना है, ये हैज बीन है। हैज बीन का मतलब होता है, आपको मालूम होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी हैज बीन होती है, और हैज बीन हमेशा क्या लेता है? वी का 4 लेता है, और यहां पे वी का 4 आया है। तो दिक्कत कहां है? यहां दिक्कत है सिंस में। 3 days। 3 days क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आपका प्रीपोजिशन आएगा वो फार आएगा। और पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। तो बात एकदम क्लियर हो गई होगी। सिंस किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। यहां एक पीरियड दिया है, 3 years का दिया है, एक पीरियड है, और पीरियड के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन फॉर यूज करेंगे। तो यहां सिंस आपका एरर है। एकदम पूरी तरह से एक एक चीज क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी। क्या पढ़ना है भैया? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। अनएबिलिटी, इनएबिलिटी, डिसएबिलिटी या इनकैपेबिलिटी। तो ध्यान रखेंगे, एबिलिटी के पहले जो प्रीफिक्स आता है वो तो न तो अन आता है न तो डिस आता है। क्योंकि अगर रूट वर्ड को आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो जो प्रीफिक्स होता है वो प्रीफिक्स और सफिक्स लग के अपोजिट बनते हैं। तो यहां एबिलिटी का जो होगा वो क्या हो जाएगा? इन एबिलिटी होगी। यहां इन प्रीफिक्स लगेगा, एबिलिटी में इन का प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? अपोजिट बन जाएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप देखते रहिए। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या है? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। द टीचर सेड ऑल मेन आर मॉर्टल। ऑल मेन आर मॉर्टल। तो इसका जो इनडायरेक्ट है पहले उसको हम बता देते हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल। तो यहां कहेंगे सर ये कैसे हो गया? तो आप ध्यान रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में आपका एक रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हिस्टोरिकल इवेंट है, स्लोगन है, प्रोवर्ब है, तो हम किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करते हैं। केवल कंजक्शन दैट का यूज करके आरएस को उसी तरह से ज्यों का त्यों लिख देते हैं।
तो यहाँ ऑल मेन और मॉर्टल, वो कह रहा है कि सारे व्यक्ति जो हैं, मनुष्य जो हैं वो मरणशील है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने आपको बताया कि क्या क्या बताया मैंने। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल इवेंट, तो ये सारी चीजें अगर आरएस में हैं तो हम उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहां इसकी वजह से केवल दैट का प्रयोग हुआ है और उसी तरह सेम मेंटेन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीता सेज आई शैल डू इट। रीता सेज आई शैल डू इट, तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो क्या होगा? रीता सेज दैट शी विल डू इट। कैसे है वो ध्यान रखेंगे। यदि असर्टिव सेंटेंस में, यदि असर्टिव सेंटेंस में यहां आरवी जो है, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आया है तो ध्यान रखेंगे क्या मैंने कहा। यदि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तब आपको ध्यान रखना है आरएस में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में केवल और केवल पर्सन का परिवर्तन करेंगे और उसमें किसी भी टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सेज कंजक्शन यहां असर्टिव में दैट आता है और ये पर्सन केवल चेंज हुआ है। आई किसके लिए आया है? रीता के लिए आया है, इसलिए सी हो गया। और आई के लिए सैल होता है लेकिन सी के लिए विल होता है, तो इसलिए केवल पर्सन का परिवर्तन हुआ है, टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर है कंबाइन वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सेड। तो इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस, दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब यहां पे जो चर्चा है कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता क्या है। हालांकि जब हम इसे टॉपिक में पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल्ड वे में पढ़ाएंगे, लेकिन यहां आपको यह ध्यान रखना है सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सिंगल सब्जेक्ट प्लस सिंगल वर्ब, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट आए और एक वर्ब आए तो वह सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तो यहां आप देख पा रहे हैं यू मस्ट वर्क हार्ड, एक सब्जेक्ट यहां है और यहां पर दूसरा सब्जेक्ट है, वर्क एक वर्ब है और यहां दूसरा वर्ब है, मतलब कुल मिलाकर दो सब्जेक्ट दो वर्ब हैं। तो इसको नियमों के आधार पे हमें सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब करना है। तो क्या हो जाएगा? वर्किंग हार्ड इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। अब कैसे सिंपल सेंटेंस ये बना है, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब जो वर्ब उद्देश्य प्रकट करता है, आपका पर्पज जो बताता है, उस पर्पज को हम हमेशा इंफिनिटिव बनाते हैं। और इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वी का वन। तो यहां पे यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो आपको यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई होगी। आपको कहीं भी डाउट है तुरंत आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। किताबी भाषा का अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करते हैं। तो ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ये है आपका सेंटेंस। तो इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाएगा? इट इज सर्टेन दैट ही विल
हेल्प यू, यह निश्चित है कि वह आपकी सहायता करेगा। तो यहां ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गया आपका कंजक्शन, और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हो गया? या फिर भी कहीं दिक्कत है तो तुरंत आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करें। और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलें। फिर क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव। तो पैसिव का जो रूल है, यहां पर देख रहे हैं इज राइटिंग लिखा हुआ है। इज राइटिंग का मतलब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर का प्रयोग तो करते ही करते हैं। इज एम आर ये तो होता ही होता है, प्लस पैसिव में हम इसके साथ में बीइंग को जोड़ते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हर फादर। दिस इज द राइट आंसर। फिर है श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव बनाना है। क्या बनाना है? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव का मतलब सुप्रीम, अर्थात अब उसके अलावा कोई नहीं है। श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इसका मतलब क्या है कि श्याम जो है वो द टॉलेस्ट, वो क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। तो ध्यान रखेंगे, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, किसी दूसरे बॉय से श्याम बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि श्याम सबसे बड़ा है, द टॉलेस्ट। ये क्या हो गया? आपका सुपरलेटिव हो गया। पूरी बात क्लियर? करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट करना है। करेक्ट का मतलब सिंटैक्स। माय फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। तो ध्यान रखना है, इसको करेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लैटिन एडजेक्टिव होते हैं। लैटिन एडजेक्टिव जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, ये सब लैटिन एडजेक्टिव हैं। और ध्यान रखेंगे, इनके साथ में देन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। देन क्योंकि ये कंजक्शन है, और ये इनके साथ में प्रीपोजिशन आता है टू। इनके साथ में प्रीपोजिशन क्या आता है? टू। तो यहां पे क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, चूंकि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और देन जो होता है वो कंजक्शन होता है, कंजक्शन के बाद जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। तो पूरी तरह से एकदम एक एक चीज को ध्यान में रखेंगे। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, करेक्ट करना है। तो आप ध्यान रखेंगे, डियर हो गया, सीप हो गया, स्वाइन हो गया, इनका प्लूरल नहीं बनता। इनका प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं। तो डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट न होके क्या हो जाएगा? डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। डियर ऑलरेडी, यहां पे ये बताया जा रहा है कि डियर ऑलरेडी जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए डियर में यस को प्रयोग नहीं करेंगे। तो और सारे जो वर्ड आपको दिए जा रहे हैं, डियर है, सीप है, स्वाइन है, इनका भी प्लूरल नहीं बनता। फिश है, वो भी नोट कर लें, क्योंकि अक्सर गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। तो ये सारे वर्ड्स आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। पेयर्स पूछा है, पेयर्स जो होंगे वो क्या है? होमोफोन है। होमोफोन अर्थात जिनका उच्चारण एक जैसा हो और अर्थ अलग अलग हो, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, एक वर्ड है बर्थ, एक है बर्थ। तो आप इस बर्थ का मतलब क्या है और इस बर्थ का मतलब पहले क्या है ये जान लेते हैं। ये बर्थ जो है इसका मतलब होता है जन्म। अब इस बर्थ का मतलब होता है सीड। सीड का मतलब जो कंपार्टमेंट या बोंगी में
ट्रेन की बोगी में जो बर्थ होता है उसकी स्पेलिंग है, और इस बर्थ का मतलब जन्म होता है। तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। बर्थ का तो आपको अर्थ भी लिखना है, साथ ही साथ उस वर्ड का आपको सेंटेंस में यूज भी करना है। सी इज ब्लाइंड बाय बर्थ, वह जन्म से अंधा है। इस बर्थ को देखते हैं। आई बुक्ड अ बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एस्टरडे, मैंने कल मुंबई से दिल्ली के लिए एक बर्थ बुक किया है। फिर है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और इसको देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले इसको देखेंगे। रवीश बोल्ड एंड फ्रैंक एटीट्यूड कॉम्प्लीमेंट हिज पर्सनालिटी। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, एक ये जो कॉम्प्लीमेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट में इसमें ई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इतना ही ध्यान रखना है। रवीश बोल्ड एंड फ्रैंक एटीट्यूड कॉम्प्लीमेंट हिज पर्सनालिटी। और इसमें क्या है कॉम्प्लीमेंट, माई स्कूल प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई सिलेक्शन, अर्थात उसने, प्रिंसिपल ने मेरे सिलेक्शन पर मुझे बधाई दी है। और ये आईआईटी जेई एग्जाम में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है उस पर ये बधाई मिली है। तो निश्चित तौर पे दोनों ये कॉम्प्लीमेंट और बर्थ, ये दोनों पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पे आपके लिए ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। अब इसके बाद ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है इसको देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब इंटरमीडिएट में ये जो ट्रांसलेशन होता है, ये ट्रांसलेशन बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, और ये इस तरह से बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सबसे टफ क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, यदि आप ग्रामर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हैं और चीजों को अच्छी तरह जानते हैं तो ट्रांसलेशन आपका पूरी तरह से इजी बन जाता है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, और ये आने की संभावना है। तो इसलिए यहाँ पे आपको मॉडल पेपर में दिया जा रहा है, और ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। इसलिए आप सेशन में लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। तो यहां पर पहला सेंटेंस, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ा है। मोस्ट ऑफ पीपुल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स वी सी ग्लिम्सेस ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली लिविंग इन विलेजेस। उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। ही रोट, उन्होंने लिखा है, ओपनली अबाउट विलेजेस, कस्टम्स, सोशल इविल्स, द ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सुपरसीजन्स। ही शोड, उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण है। ही शोड दैट लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी। तो इस तरह से आप
पूरा का पूरा ये ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास किया है। यदि कैसे बना है, तो हम ट्रांसलेशन का टॉपिक जब डील करेंगे तो उसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें जो ऑक्सिलरीज होती हैं, प्राइमरी हो या मॉडल हो या किस टेंस का कैसे पहचान करेंगे, अगर ये छोटी-छोटी चीजें आप बेसिक आपका तैयार है, तो ये चीजें आप आसानी से कर लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो सेक्शन है वो लिटरेचर का है। लिटरेचर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4+4 मतलब दो आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं 40 वर्ड में, और दोनों क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे। व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण? तो यहां राजकुमार शुक्ला ने ऐसा क्या किया जिससे कि चंपारण गांधी जी आए? तो यहां उसका आंसर क्या है? राजकुमार शुक्ला, अ फार्मर हिमसेल्फ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग गांधी जी टू चंपारण। तो आप अच्छे से जान पाएंगे ये गांधी जी और राजकुमार शुक्ला वाला जो पार्ट है उससे यहां से क्वेश्चन आया है। इसी में जो आर करके आया है क्वेश्चन, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल? आपका सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग का ये क्वेश्चन है, तो वहां जगह कैसे इसको लिखेंगे? फिर इसी में आर करके जो दिया गया था दो क्वेश्चन का एक आंसर मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इंप्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण? तो यहां जगह आपको आंसर जो मिल रहा है वो कैसे आपको लिखना है, वो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गांधी जी led organized protest and strike against the landlords who, with the guidance of the British government, signed an agreement granting more compassion and control over farming for the poor farmers of the region and cancellation of revenue hike and collection until the famine ended। तो इस तरह से ये वाला भी आपका आंसर जो है वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर इसी में आर करके क्वेश्चन है, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी? आपको ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट आंसर जो है दो हमने आपको किए हैं, दो जो आर करके आए हैं उसको आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। फिर भी आपको अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिखेगा, नेक्स्ट मॉडल पेपर में मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। ध्यान रखेंगे ये 80 वर्ड्स में है और इसका जो मार्क्स होगा वो कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। तो सीमापुरी जो आपका लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है उसमें ये आपका क्वेश्चन है। और इसी का बी क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? तो डीप वाटर, डब्ल्यू सी डगलस का ये चैप्टर है। तो उसका जो आंसर है, इस वाले का आंसर मैं पहले लिख रहा हूं। एट फर्स्ट, सबसे पहले डगलस ट्राइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑन हिज ओन, बट व्हेन ही, यहां दो बार लिखा गया है, आप एक ही बार मानेंगे, बट व्हेन ही फेल्ड ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर फॉर हिमसेल्फ हु वर्कड ऑन डगलस फियर ऑफ वाटर वेरी methodically. Initially, Douglas practiced
exhaling, inhaling in water to eliminate the fear of putting his head inside the water. Then he moved on to master individual steps of swimming, which were finally integrated into a whole complete experience of स्विमिंग बाय हिज इंस्ट्रक्टर। तो आपको वहां जगह डीप वाटर में डगलस ने जब सबसे पहले वो कैलिफोर्निया के बीच पे वो जाते हैं अपने पिताजी के साथ में और डूबने का वो वहां जो होता है एपिसोड, उसके बाद जब उनके हृदय में जो डर आता है, वो डर पूरा कैसे वो जीतते हैं, वो पूरी की पूरी बात यहाँ आपको बताई जा रही है। तो यहां तक हुआ था, फाइनली इंटीग्रेटेड इनटू होल कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग बाय हिज इंस्ट्रक्टर। ही स्वम अलोन इन द पूल, वो अकेले फिर गए। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ टू लर्न डाइविंग। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक। ही लर्नड finally in his diving expedition in the warm lake of conquered his fear completely। तो कैसे वो पूरी तरह से अपने डर पे विजय प्राप्त करते हैं, वो पूरी की पूरी बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू आपको 2027 में मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग, स्टार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये क्वेश्चन आपको कहां से लिया गया है? पोएट्री से। क्या है? दैट फॉर themselves a cooling covert make giants the hot season, the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the doom. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। तो ये जो इसके क्वेश्चन है उसको अब देखेंगे। ये आप पोएट्री का एक्सट्रैक्ट है। पोएट्री को एक एक पोएट्री आपको डिटेल्ड वे में पढ़ाई जाएगी, लेकिन चूंकि मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर में सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है वो क्वेश्चन पे होता है, तो यहाँ क्वेश्चन को सीधे लेके चलते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। इस पे आपको फोकस करना है। तो आंसर क्या होगा? ही ग्रैंड्योर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज these great figures from history or mythology have left behind legacies that are powerful and everlasting. Their lives, deeds, and the stories surrounding them have a majestic quality, making them seem larger than लाइफ एवन आफ्टर डेथ। तो ये आपका जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोयम। तो यहां आपको इसका जो आंसर लिखना है, कैसे लिखना है? The endless fountain of immortal drink refers to the eternal beauty and joy that we receive from nature, art, and the inspiring stories of the past. These sources provide us with the spiritual nourishment and sense of
पीस दैट नेवर फेड्स। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो पूरा का पूरा मार्क आपको मिलने वाला है। बिल्कुल आप यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी प्रकार का डाउट है तुरंत आप क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द poured onto us from the heavens brink। तो यहां पे क्या है, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक ब्यूटी जॉय एंड इंस्पिरेशन आर poured onto us। This represents the divine gift of nature, art, and timeless stories that uplift our spirits and bring eternal happiness to our lives। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पोयम है, पोयम का यदि आपके पास दिमाग में स्ट्रैक्ट है, सेंट्रल आइडिया जिसको बोलते हैं, अगर सेंट्रल आइडिया है तो वो सेंट्रल आइडिया आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने में काफी हेल्पफुल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। माय मदर एट 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर टाइगर, ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहां पर जो मैं आपको दूंगा वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी पर आपको सेंट्रल आइडिया दूंगा। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखेंगे ये तीनों के तीनों बेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा आप मैं कुछ नहीं कह सकता। माई मदर एट 66 कमला दास, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर थिंग ऑफ ब्यूटी तो आप ध्यान रखेंगे जॉन कीट्स का है, और ये दोनों हमारी फेवरेट पोएम है। तो ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी को यहां मैं आपको डील करूंगा, और कैसे लिखा जाएगा ये सबसे पहले आपको देख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। पहले स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए जिससे कि चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। तो थिंग ऑफ ब्यूटी का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड इटर्नल जॉय एंड कंफर्ट। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमें आंतरिक खुशी देती हैं और आराम देती हैं। हेल्पिंग अस, और हमें सहायता भी देती है ओवरकम द चैलेंजेस, ओवरकम जीतने में, चैलेंजेस चुनौतियों को, एंड सारोज ऑफ लाइफ, और जीवन के दुखों में जीतने का बहुत ही सहायता करती है। ब्यूटी इन नेचर, जो प्रकृति में जो सुंदरता होती है, एंड आर्ट लिफ्ट आवर स्पिरिट्स, हमारी अंतरात्मा को उठाती है, मेक्स लाइफ वर्थ, हमारे जीवन को कीमती बनाती है, डिस्पाइट इट्स इम्परफेक्शन, अर्थात हमारी अपूर्णता के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, हमारी जो अपूर्णता है उस अपूर्णता के बावजूद भी ये सारी चीजें जो नेचुरल ब्यूटी होती हैं हमें आनंदित करती हैं। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4 और 4 अर्थात 2 क्वेश्चन आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 8 नंबर यहां से आपको पक्का हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन व्हाट प्रेडिक्शन was made by astrologer about the टाइगर किंग। आपने टाइगर किंग वाला पार्ट पढ़ा होगा, और ये प्रेडिक्शन क्या क्या थी वो ये पूछ रहा है। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी क्या किया था, द टाइगर किंग वुड मीट हिज डेथ, उसको भी मृत्यु प्राप्त होगी, ड्यू टू अ टाइगर, किसके माध्यम से, टाइगर के माध्यम से। ही स्पेशली स्टेटेड दैट आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि 99 टाइगर्स मारने के पश्चात द 101 वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, जो उसका 100वां शिकार होगा, वो जो 100वां शेर होगा वो उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। दिस प्रेडिक्शन सेट द स्टेज फॉर द किंग्स ऑब्सेशन विद द किलिंग 100 टाइगर, और यही जो भविष्यवाणी थी वो
टाइगर किंग को इतना डिटरमिन कर देती है कि वो 100 शेरों का शिकार करे टू अवॉइड हिज फेट, अपनी जो भाग्य को बचाने के लिए ऐसा उसने कसम लिया था और वो 100 टाइगर को मारने का पूरा प्रण करता है, लेकिन वो 100वां शेर ही उनकी मृत्यु का कारण बनता है। इसी में आकर के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट सर्कमस्टांसेस फोर्स डॉक्टर सदाउस फादर टू सेंड हिम टू अमेरिका? तो इसका आंसर कैसे मेंटेन करेंगे आप? डॉक्टर सदाउस फादर सेंट हिम टू अमेरिका टू स्टडी, क्या पढ़ने के लिए? मेडिसिन एंड सर्जरी, बिकॉज देयर वर नो स्किल्ड डॉक्टर्स इन जापान हु कुड ट्रेन हिम दैट लेवल। जापान में वैसा कोई डॉक्टर नहीं जाता था जो उनको उस स्तर पर ट्रेन कर सके। हिज फादर बिलीव्ड, उनके पिताजी विश्वास करते थे, इन एजुकेटिंग सदाओ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जितना भी अच्छा सर्वोत्तम तरीका होता था, हो सकता था, उस तरीके से वो उन्हें पढ़ाना चाहते थे। इवन इफ इट मींट सेंडिंग हिम अब्रॉड, और यही इसका मतलब था कि वो उनको दूर भेजे थे। एज ही वांटेड शदाओ टू बिकम अ अकम्प्लिश्ड एंड स्किल्ड सर्जन, और इसके ही अनुसार वो प्रतिष्ठित सर्जन का उनके पास गुण आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज मिस्टर लैम्ब? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? तो ये इसका जो आंसर है कैसे लिखेंगे? मिस्टर लैम्ब इज अ लोनली एल्डरली मैन हु लिव्स इन लार्ज हाउस, एक बड़े मकान में रहते थे, विथ अ गार्डन, और वहां एक बगीचा भी है। ही इज फ्रेंडली, पॉजिटिव एंड एंजॉयज कंपनी। डेरी, a boy with a facial burn enters his garden by climbing over a wall। तो ये आपका आंसर जो लैम्ब के लिए था, लेकिन आप ये ध्यान रखे हैं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, आप तुरंत कमेंट के माध्यम से पूछेंगे और मैं जितना भी कोशिश होगा उसको तुरंत आपको आंसर करूंगा। Thinking it was empty, he is initially defensive but slowly forms a bond with Mr. Lamb, who helps him see life in more positive way। अब इसी में आर्क करके दिया है, who was Hannah, how did Hannah meet सदाओ? सदाओ का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट स्टोरी में। तो यहां आंसर, हैना वॉज डॉक्टर सदाओ's वाइफ। ध्यान रखेंगे, हैना कौन है? सदाओ की पत्नी है। सी मेट हिम इन अमेरिका, और वो कहां मिलती है? अमेरिका में। वाइल, कब? दे वर बोथ स्टडिंग देयर, जब वो वहां दोनों अध्ययन कर रहे थे। इवन दो दे वर इन अ फॉरेन कंट्री, यद्यपि वो फॉरेन कंट्री में थे, दे फॉलो ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम्स, लेकिन उन्होंने जापानीज कस्टम को फॉलो किया। दे गॉट टू नो ईच अदर, वो आपस में एक दूसरों को जानने लगे। एंड आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम देयर फैमिलीज, अपने फैमिलीज के अप्रूवल के पश्चात, दे मैरिड अपॉन रिटर्निंग टू जापान, और जापान के लौटने के बाद वो विवाह कर लेते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। वो क्या है? व्हाट इंप्रेशन डू यू फार्म डॉक्टर सदाउस बोथ एज डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी? ये जो आपका चैप्टर है द एनिमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको हर वर्ष या तो शॉर्ट आंसर या तो लॉन्ग आंसर मिलता ही मिलता है। डॉक्टर सदाउ इज शोन टू बी अ हाईली स्किल्ड एंड डेडिकेटेड डॉक्टर as he saves the life of an injured enemy soldier, despite the risk it poses to him and his family. His sense of duty as a doctor overrides his
national loyalty, showcasing his deep compassion and commitment to his profession. As a human being, he struggled with his inner conflict torn between patriotism and his ethical responsibility to save a life, showing his mortal strength and humanity. तो आप ये देख पा रहे हैं कि सदाव एक स्किल्ड और बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर थे, बट एक जो उनका दुश्मन क्षेत्र का जो सोल्जर था, उसको भी वो ह्यूमन बीइंग इतने अच्छे थे कि उसकी भी वो इलाज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द महाराजा फुलफिल हिज वाव? वाव का मतलब क्या है? शपथ। व्हाट डेंजर डिड ही फेस व्हाइल फुलफिलिंग इट? जब कितनी वो परेशानी इसको पूरा करने में वो करते हैं, ये हमको आपको बताना है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ought to kill 100 tigers to defy the astrologer's prediction of death by a tiger. तो वो टाइगर के जो प्रेडिक्शन थे कि टाइगर से मृत्यु होगी, उसको वो नकारना चाहते थे। ही relentlessly hunted tigers in his kingdom and neighboring ones. अपने भी राज्य में वो जितने भी शिकार कर पाते हैं, साथ में पड़ोसी राज्य में भी। द मेन डेंजर, जो मुख्य खतरा है, he faced was the fear of the 100 tiger. लेकिन वो किससे था? 100 टाइगर से था, which he believed would be the cause of his death. और यही उनके मृत्यु का कारण होने वाला था। He also faced threats from disgruntled villagers and palace officers who became weary of his obsession. Although he believed he had completed the task, the prediction came true when a wooden toy tiger led to his accidental death. तो आपने देखा होगा कि 99 शिकार उन्होंने अच्छे से किया था, लेकिन 100वां जो शिकार था वो एक लकड़ी के बने हुए शेर से हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि उनके हाथ के उंगली में एक वो जो खुरदुरा वो लकड़ी का शेर था, उसके माध्यम से एक चुभन हुई थी, जिससे उनके हाथ में इन्फेक्शन हुआ था और वो सर्जरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से हमने आपको ये पूरा मॉडल पेपर डील किया है, एक एक क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि ये एसकेएम स्टडी का ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस प्रॉपर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें, सेशन को लाइक करें। सेशन कैसा था ये कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, बाय बाय।